मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत एमए, सहायक प्रोफेसर कितना गाँवाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। 5 नवंबर 5/11/2020 ईस्वी। प्रिय छात्राओं, शास्त्रीय तिथि खंड अनिवार्य प्रथम पत्र, संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। विषय राजशेखर। समाधि गुणशालिन्य प्रसन्न परिक्रमा या बर कबीरवाचो मुनीनामिव वृत्तया। धनपाल। कविराज राजशेखर के जीवन वृत्त से विशेषता परिचित हैं। उन्होंने अपनी जीवन घटनाओं की प्रस्तावना में विस्तार के साथ दी है। ये यायावर वंश में उत्पन्न हुए थे। यह वंश कवियों के प्रसव के लिए कल्पतरु था। इसी कुल को अकाल जलद, सुरानंद तरल, कविराज आदि अनेक कवियों ने अलंकृत किया था। ये महाराष्ट्र चोरामणि कविवर अकाल जलद के प्रपोत्र थे तथा दुर्दुक और शीलवती के पुत्र थे। इन्होंने अवंती सुंदरी नामक चौहान वंशी क्षत्रिय ललना से विवाह किया था। अवंती सुंदरी बड़ी भारी विदुषी थी। संस्कृत भाषा की ही नहीं बल्कि प्राकृत भाषा पर प्रभाव बनी हुई थी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पाक के विषय में इनके विशिष्ट मत का उल्लेख किया है। पाक के विषय में आचार्य वामन का कथन है कि पदों का विन्यास इतना सुंदर होना चाहिए कि वे अपने स्थान से हटा न जा सके। ये महाराष्ट्र संभवतः विदर्भ के निवासी थे, परंतु कानुकुबेश के राजा के ये उपाध्याय पद पर विराजित थे। इनके आश्रयदाता का नाम महेश पाल था, जो कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजाओं में विशेष गौरवशाली माना जाता है। इन्हीं के आदेश से राजशेखर ने बाल रामायण का अभिनय प्रस्तुत किया था। यहाँ से लौटकर ये फिर कानकुब्ज आए और महेंद्र पाल के पुत्र महीपाल के सभासद होकर रहे। इन्हीं के आदेश से बाल भारत या प्रचंड पांडव का अभिनय किया गया। इन राजाओं के समकालीन होने से इनका समय नवम का अंत तथा 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना उचित होगा।
राजशेखर का पांडित्य काव्य क्षेत्र में बहुत बड़ा चढ़ावरा था। वे अपने को वाल्मीकि, भरतमेथ और भवभूत का अवतार मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि राजशेखर ने भवभूत के नाटकों का ही अध्ययन नहीं किया था, अपितु वाल्मीकि रामायण तथा मातृमेथ के हयग्रीव वध का भी गाढ़ अनुशीलन किया था। भारत के प्राचीन भूगोल की अनुपम सामग्री काव्य मीमांसा में भरी पड़ी है। इन्होंने इस विषय पर भुवन कोश नामक ग्रंथ भी बनाया था, जो आजकल उपलब्ध नहीं होता है। बाल रामायण का 10वां अंक भौगोलिक वर्णन से भरा पड़ा है। काव्य मीमांसा के अनुसार कवि की 10 अवस्थाओं में महाकवि के पद से बढ़कर कविराज का पद स्वीकृत किया गया है, जो केवल एक प्रकार के प्रबंध में प्रवीण होता है वह महाकवि कहलाता है। परंतु कविराज का दर्जा इससे एक सीढ़ी बढ़कर है। राजशेखर वस्तुतः कविराज थे। संस्कृत, प्राकृत, 85 तथा अपभ्रंश भाषाओं में इनकी अबाध गति थी। राजशेखर का बहुभाषा विज्ञान एक विलक्षण वस्तु है। उन्होंने स्वयं इस तथ्य को प्रकट किया है। गिरह श्रव्या दिव्या प्रकृत मधुरा प्राकृत मधुरा शुभ्यो अपभ्रंश सरसंतनम भूतवचनम विभिन्ना पंथान किमपि कमनीयाश्च ते इमे निबद्धा यस्त्वेखां स खलु निखिले अस्मिन् कवि वृखा ग्रंथ। राजशेखर ने स्वयं अपने खट प्रबंधों का निर्देश किया है। इस प्रबंधों के 5 प्रबंध उपलब्ध हैं तथा प्रकाशित हुए हैं। एक प्रबंध हरविलास का केवल उद्धरण हेमचंद्र ने काव्यानुशासन विवेक में दिया है। काव्य मीमांसा का संबंध अलंकार शास्त्र से है। इन दोनों को छोड़ देने पर शेष चारों रचनाएं रूपक हैं। जिनके नाम है पहला बाल रामायण। इसमें 10 विशालकाय अंकों में राम की कथा को भव्य नाटक रूप में दिया गया है। दूसरा है बाल भारत या प्रचंड पांडव, महाभारत की कथा का विराट नाटकीय रूप है। परंतु इसमें केवल आरंभ के 2 ही अंक उपलब्ध होते हैं। तीसरा है विद्वशाल लाभ जिंका, जो 4 अंक की सुंदर नाटिका है। चौथा है कर्पूर मंजरी, यह भी 4 जवनिकांतरों में समाप्त नाटक ही है, परंतु केवल प्राकृत भाषा में निबद्ध होने के कारण यह शतक कहा जाता है। बाल रामायण में रामायण की कथा विस्तार के साथ निबद्ध है। भवभूति ने समग्र राम कथा की महत्ता तथा विशालता से पूर्ण निर्वाह के लिए
उस 2 ग्रंथों की नाटक रूप दिया है। बाल रामायण की रचना में राजशेखर ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन खूब ही किया है। इसके प्रणयन में उन्होंने अपनी समस्त काव्य चातुरी तथा पद विन्यास कौशल को प्रस्तुत करने के निमित्त कोई प्रयत्न छोड़ नहीं रखा है। इसमें 10 अंक हैं और प्रत्येक अंक काफी लंबी लंबी तथा श्लोकों से पूर्ण है। प्रथम अंक प्रतिज्ञा। पौलस में रावण जनकपुर में आकर सीता से विवाह करने की प्रतिज्ञा करता है। द्वितीय अंक राम रावणी में परशुराम तथा रावण के परस्पर कला का वर्णन है। तृतीय अंक विलक्ष लंकेश्वर में राजशेखर ने नवीन नाटकीय योजना प्रस्तुत की है। रावण सीता की अप्राप्ति से नितांत खिन्न है और इसीलिए उन्हें मनोविनोद के निमित्त सीता स्वयंवर नामक गर्भ नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है। चतुर्थ अंक भार्गव भंग में राम और परशुराम के साथ धनुष तोड़ने की बाद महान वाद विवाद खड़ा हो जाता है। पंचम अंक उन्मत्त दशानन में कवि का अपने काव्य कौशल दिखलाने का अच्छा अवसर हाथ लगता है। षष्ठ अंक विद्युत दशरथ में राजशेखर ने राम के वनगमन में दशरथ को सर्वथा निर्दोष सिद्ध किया है। सप्तम अंक सप्तम पराक्रम में समुद्र और राम के बीच कथोपकथन का वर्णन है। समुद्र के तीर पर राम बैठते हैं, जहाँ रावण के दुर्व्यवहार से तंग विभीषण राम की शरण में आते हैं। समुद्र का बंधन होता है तथा राम लंका में पहुंच जाते हैं। अष्टम अंक वीर विलास में लंका के युद्ध का विपुल वर्णन है। ककालक नामक पात्र रावण से युद्ध में उतरने वाले वीर कुंभकर्ण मेघनाद आदि के अतुल पराक्रम की बातें बताता है। नवम अंक में रावण के बीच की कथा है। अंतिम अंक सानंद रघुनंदन में सीता के अग्निशोधन के बाद रामचंद्र पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या लौटते हैं। रास्ते में पड़ने वाले देशों का साहित्यिक परिचय कवि ने बड़ी सुंदर भाषा में दिया है। राजशेखर ने इस विशालकाय रामायणी नाटक की घटनाओं में कार्यान्वित दिखलाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। राम नायक है तथा रावण प्रतिनायक, और इस नाटकों में आरंभ से ही राम विरोध समस्त घटनाएं रावण की ही प्रेरणा तथा कुमंत्रणा से प्रवर्तित होती है। कर्पूर मंजरी की कथा वस्तु विशेष घटना प्रधान नहीं है। इस शतक का प्रारंभ बसंत वर्णन से होता है। भैरवानंद नामक एक तांत्रिक अलौकिक
सिद्ध के बल पर विदर्भ नगर की राजकुमारी कर्पूर मंजरी को उसके स्नानागार से राजा के सामने ला देता है। बातचीत से वह महारानी की संबंधिनी सिद्ध होती है। अतः वह इसे अपने अंतःप्रसाद में लाकर रखती है। प्रथम अंग कर्पूर मंजरी का अलौकिक सौंदर्य राजा की चित्त में प्रेमाकुर उत्पन्न करने में समर्थ होता है। समीक्षण। अपनी अभिरुचि तथा प्रवाह के कारण राजशेखर की प्रतिभा नाटकीय होने की अपेक्षा प्रबंध काव्य के प्रणयन के लिए विशेषतः अनुकूल थी। बाल रामायण का विशाल विस्तृत रूप उसे अभिनय रूपक होने से सर्वथा रोकता है। राजशेखर वर्णन करने में नितांत निपुण है, परंतु ये वर्णन नाटक की प्रकृति से विरुद्ध होने से उसमें खप नहीं सकती। बाल रामायण में 771 पद हैं, जिनमें 86 पद असरग धरा में तथा 200 पद समग्र ग्रंथ का चतुर्थ से भी अधिक अंश शार्दूल बिक्री रीत में निबद्ध है। क्या मिनट बोलिए? 5 मिनट लो लिए। राजशेखर अपनी नाट्यकला की इस त्रुटि से अपरिचित प्रतीत नहीं होते। उन्होंने अपने नाटकों में मणिति गुण की प्रशंसा की है, नाट्य गुण की नहीं। भणित गुण से तात्पर्य उन गुणों से है जो उक्ति को सुंदर, सरस तथा सुबोध बनाते हैं। राजशेखर शब्द कवि हैं। उनके पद्यों की रमणीय सज्जा किस रसिक के मन को नहीं हर लेती। वेद के ज्ञाता के लिए श्रुत्यर्थ बीथी गुरु का प्रयोग कितना शोभन तथा श्रवण सुखद है। नोक झोंक वाले शब्दों का विन्यास इनके नाटकों में अद्भुत चमत्कार पैदा करता है। इसका परिचय कर्पूर मंजरी के अनुशीलन से ही मिल जाता है। इन्होंने अपने वर्णनों में बहुत ही निपुणता दिखलाती है। तात्पर्य यह है कि जब कमलनी सुंदर तीर्थपथ में आई तब से चांदनी ताप उत्पन्न करने लगी। चंदन रस गलत के समान प्रतीत हुआ। हार कांटों पर नमक सा लगने लगा। रात के ठंडे पवन देह को जलाने लगे। मृणाल बाणा बलि प्रतीत हुआ और जल से आद तनुलता भी चलने लगी। सीता की सुषमा के वर्णन प्रसंग पर कवि कह रहा है कि सीता के सामने चंद्रमा मानो अंजन से लिप्त कर दिया गया है। मृगियों के नेत्र में मानो जड़ता प्रवेश कर लिया है। मूंगे की लता की लालिमा फीकी पड़ गई है। सोने की कांति काली हो गई है। कोकिलाओं के करकंठ में कला ने रूखेपन का मानो अभ्यास कर रखा है। राजशेखर ने समकालीन खेमीश्वर राजा महिपाल कन्नौज की
सभा पंडित थे। कन्नौज राजा के सभा पंडित थे। इनके लिखे हुए 2 नाटक हैं, चंद शौकिक तथा दूसरा नैखगानंद, जिनमें चंद कौशिक विशेष प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार प्रिय छात्रों, संस्कृत वाङ्मय में आज का विषय राजशेखर रहा, बहुत महत्वपूर्ण है।